हम्म। आज हम लोग कनक जी को सुनेंगे राजेश खन्ना के साथ उनके बिताए हुए क्षणों के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में। तो आइए हम लोग सुनते हैं कनक जी को। मित्रों, मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूँ। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी नामचीन आदमी से थोड़े समय के लिए बहुत करीब हो जाते हैं। इतने करीब हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा उनसे रिश्ता है और न जाने कब से है। कुछ ऐसा अनुभव मेरे साथ भी हुआ। 29 दिसंबर 2012 को राजेश खन्ना अलविदा कहकर अपने अभिनय संसार से उसमें डुबोकर हमें यादों की डूबती उतराती लहरों पर छोड़ गए। ये तयशुदा है कि राजेश हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार हैं। बॉलीवुड में उनके पहले दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तिकड़ी ने बहुत धमाल मचाया। दिलीप कुमार तो वैश्विक शोहरत के कलाकार हैं। अगर शाहरुख खान को बादशाह कहा जाए, अमिताभ बच्चन को शहंशाह कहा जाए, तो दिलीप कुमार तो जहांपनाह हैं। राज कपूर ने भी सामाजिक और निजी इंसानी मसलों को भी लेकर तरह तरह के सवाल उठाने वाला एक बहुआयामी कलाकार रहा है। वो इतना लोकप्रिय है कि आज भी कहीं न कहीं दुनिया के किसी न किसी इलाके में बेरोजगार नौजवान, बेलौस किस्म के लोग, कलाकार, सबके बीच में उसकी उपस्थिति आती है। देवानंद तो आज भी लाखों युवतियों के मन में मोनोपोली किए बैठे हैं। आजकल के तमाम हीरो देव साहब की जादूगरी के सामने पानी भरते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। बहुत पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक अजीम शायर और प्राध्यापक था, इसरारुल हक मजाज। मजाज की इतनी शोहरत थी, वो इतना लोकप्रिय था कि कॉलेज में हॉस्टल में लड़कियां अपने कमरे में मजाज की फोटो लगाती थी और एक लॉटरी होती थी कि आज उसकी नायिका कौन है। यही हाल राजेश खन्ना का भी था, यही हाल देवानंद का भी हुआ। इन दोनों तिकड़ियों के बीच, पहली देव की, राज कपूर की और दिलीप कुमार की, और आजकल जो तीन खान बंधु हैं, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, इन दोनों तिकड़ियों के बीच में पंजाब से एक भूचाल पैदा करने वाला चरित्र अभिनेता आया था। वो हिंदी फिल्मों का पहला सुपरस्टार कहलाया। यह शब्द ही उसके लिए इजाद हुआ। सिनेमा की दुनिया के करोड़ों दर्शकों ने खुलकर कहा कि राजेश खन्ना होना संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होना नहीं है, वह तो समास होना है। राजेश खिलखिलाकर हंसते नहीं थे, मस्खरेनुमा एक्टिंग भी नहीं करते थे, बेअनुपात मासूम चेहरा भी नहीं बनाते थे। उन्हें उद्दाम ढंग से उछल कूद करना या ठीक से नाचना भी नहीं आता था। राजेश खन्ना को लेकिन लेडी किलर कहलाना बहुत सुहाता था। राजेश खन्ना अंग्रेजी के लेडी किलर शब्द को हिंदी में अपनी एक्टिंग के जरिए हर नौजवान में इंजेक्ट करते रहते थे। नायक और नायिका के उलझन भरे रोमानी रिश्तों में वे मर्दाना अहंकार या सुपरिटी कॉम्प्लेक्स के अनोखे मौलिक और नायाब किरदार होकर अपनी बानगी में स्त्रियों की महफिल का भी मशायरा लूटते रहते थे। ज्यादातर उनकी फिल्मों में नायिकाएं समर्पण करती थी। राजेश खन्ना के किरदार का व्यक्तित्व विपरीत महिला कास्ट को अपने चरित्र में जज्ब करने में विशेषज्ञ था। यही वो भारतीय हीरो है जिसने किसी हॉलीवुड के अभिनेता की नकल नहीं की। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर को लेकर भी कहा जाता है कि उनमें हमको मार्लन ब्रांडो, ग्रेगरी पेक और चार्ली चैपलिन दिखाई देते हैं। शुरू में राजेश खन्ना अलबत्ता राज कपूर की नकल करते थे। मैं किस्सा बताऊं आपको। मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तब अंग्रेजी के एक महान मर्दाना कवि लॉर्ड बायरन के बारे में किस्सा प्रचलित करते थे। वो हम खुद ही किस्सा बनाते थे और लोगों को सुनाते थे। हमारे एक सहपाठी थे रंजन मजूमदार, अब नहीं है। वो किस्सा सुनाते थे कि लंदन की सड़कों पर अपनी शाही बग्घी में बैठकर
दुनिया के इतिहास का सबसे खूबसूरत मर्द जब शाम को तफरी पर निकलता था, लॉर्ड बायरन, तब उसके आगे फुसफुसाहट में एक आवाज गूंजती थी, मानो वातायन में, लेडीज शट योर डोर्स, लॉर्ड बायरन इज कमिंग। यही गौरव राजेश खन्ना को था। जिस सड़क पर राजेश खन्ना गुजर जाए, जिस मोहल्ले में चला जाए, जिस फिल्म में वो आ जाए, जिससे वो कहीं बात कर ले, किसी कार्यक्रम में दिखाई पड़े, तो ऐसा लगता था कि लोग अपने दिल दिमाग के साथ राजेश खन्ना को अपने में जज्ब कर लेना चाहते हैं। कॉलेज की पढ़ाई में मैं दिलीप कुमार का भक्त था, आज तक हूं। हमें देवानंद भी अच्छा लगता था, हमें राज कपूर भी अच्छा लगता था, लेकिन राजेश खन्ना और मेरी उम्र में केवल 2 साल का फर्क है। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दोनों मुझसे केवल 2 साल छोटे, यानी हम उम्र हैं। तो बाकी की मैं इज्जत करता रहा, लेकिन राजेश खन्ना ने मेरी देह के अंदर परकाया प्रवेश किया। पता नहीं क्यों, मेरी पत्नी के कद काठी, हाव भाव का रिश्ता देखकर या और किसी कारण से वो मुझ में एक तरह से समा गया था। हम सोचते थे कभी कभी, खुदा हमारे जीवन में कोई मधुबाला क्यों नहीं आती जो दिलीप के जीवन में आई। भले ही उसके पीछे ससुरा उसका कोई बाप अताउल्ला खान आ जाए और वो मधुबाला को हमसे छीन के ले जाए, तो हम कम से कम दिलीप कुमार के बाद ट्रेजेडी के एक नायक बन के बम्बई में अपनी जाके किस्मत तो आजमा सकते हैं। मुझे कभी कभी ये भी लगता था, मतलब मेरा को कहना है कि मैं शादी के बाद लगता था कि अब तो शादी हो गई, लेकिन जिस तरह राज कपूर को शादी के बाद नरगिस मिली, हमें क्यों नहीं मिलती? अगर मिलती तो हम दुनिया को बताते कि इसका क्या अर्थ है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरे पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में पीरावर पैदा। कभी कभी ये भी लगता था कि चलो यार कोई ना मिले तो सुरैया मिल जाए, जो देवानंद की प्रेमिका थी। लेकिन सुरैया का बाप भी तो अताउल्ला खान से कम नहीं था। लेकिन एक लड़की हमको मिली थी कॉलेज में, उसका नाम सुरैया था, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता था कि कुदरत ने इसका नाम सुरैया क्यों रखा है, उसकी तरफ हम लोग आकर्षित नहीं हो पाए। ये बात मैंने राजेश खन्ना को बताई थी, तो राजेश ने कहा कि बेटा, अच्छा हुआ तुझे सुरैया नहीं मिली। क्या हाल हुआ देवानंद का? अच्छा हुआ नरगिस के कारण घर में झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा हुआ मधुबाला नहीं मिली। आखिर दिलीप साहब ने क्या किया? लेकिन बेटा, तेरे जीवन में परमानेंट पुष्पा तो मिली है। मेरी सारी नायिकाओं के नाम पुष्पा होते हैं, तो नहीं मालूम तुझे? तू तो बहुत किस्मत वाला है। मध्य वर्ग के एक मामूली से नामालूम व्यक्ति को हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार के करीब पहुंचने का, उससे जान पहचान होने का, उससे बातचीत या दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करने का कैसा सवाल हो सकता था? देश में या देश के बाहर करोड़ों लोग नहीं सोच सकते होंगे कि वो राजेश खन्ना जैसे व्यक्ति से कभी दोस्ती करें। ये तो एक किस्मत का दौर था। 1989 में अचानक राजनीति में रहने के कारण मैं राजीव गांधी से मिला। राजीव जी मुझसे खुश हो गए, पता नहीं क्यों। उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया। उसके बाद 1994 में दिग्विजय सिंह ने मुझको मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया। बाद में मुझे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का भी चेयरमैन बनाया। जब मैं लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बना, तब दिग्विजय सिंह लोकसभा के सदस्य थे, उनके भाई विधानसभा के सदस्य थे। तो दोनों भाइयों ने सीटों की अदला बदली की, क्योंकि दिग्विजय को चुनाव लड़ना था। जब वो चुनाव लड़ना हुआ, तब कुछ एक किस्सा हुआ। दिग्विजय सिंह राघुगढ़ रियासत के मालगुजार या राजा हैं। वहां उनकी बहुत ही बड़ी शख्सियत है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है प्रचार के लिए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 1990 में जो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री बने थे कनक तिवारी, उनका व्यवहार हम लोगों से इतना अच्छा है कि हम उनको अपने साथ चुनाव प्रचार में रखना चाहते हैं, और दिग्विजय सिंह को किसी नेता की जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश में, आप उनको लाइए। मेरा व्यक्तित्व तो छोटा था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई, मेरे नाम से आम सभाएं करोगे तो कौन आएगा? तो उन्होंने कहा कि आप सुझाइए, कोई ना कोई ऐसा आना चाहिए जिससे कि हमारा काम भी चल जाए। तब तय हुआ कि हम उस मीटिंग में, उस चुनाव प्रचार में राजेश खन्ना को बुलाएंगे। तब राजेश खन्ना और मेरी टीम बनाई गई और ये तय किया गया कि ये दोनों मिलकर प्रचार करेंगे। राजेश खन्ना 15-20 मिनट का मुश्किल से भाषण देते थे और मुझे बहुत देर बोलना पड़ता था, क्योंकि
चाहे कुछ भी हो, जीवन हो, मृत्यु हो, बच्चे का जन्म हो, शादी ब्याह हो या चुनाव हो, रस्म अदायगी करनी पड़ती है। हर इलाके में क्या समस्याएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब अगर नेता ना बोले तो लोग आपको वोट क्यों देंगे। इस तरह हमारा एक कारवां वाचालता का, बातचीत का एक रिश्ता हमारा तय हुआ और राजेश खन्ना से दिग्विजय सिंह ने बात की। वो पहले ही राजनीति में आ चुके थे, वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं आऊँगा और हम दोनों की एक स्पेशल टीम बनाएगी। तय ये हुआ कि एक समूह चलेगा दिग्विजय सिंह के साथ, दूसरा चलेगा उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के साथ। वो दोनों दिन भर प्रचार करेंगे अलग अलग, और शाम को हम किसी बड़े कस्बे में मिलेंगे। तीसरी टीम राजेश खन्ना और मेरी थी कि हम प्रचार करते तीसरी दिशा से उस बड़े कस्बे में पहुंचेंगे और फिर एक बड़ी सभा होगी और इस बड़ी सभा में पूरा दिन भर का ब्यौरा रखा जाएगा। अगले दिन हमें क्या करना है उसकी हमको तैयारी करनी पड़ेगी और इस तरह हमारा काम चलेगा। मैं दिन भर भाषण देता हर सभा में जाकर, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश की इतिहास की और राजनीति की जानकारी थी। मैं प्रदेश में रह चुका था किसी पद पर। राजेश खन्ना अपनी चिरपरिचित स्टाइल में बोलकर, डायलॉग बोलकर, अभिनय करके, भाषण दे करके, और राजनीतिक भाषण भी बहुत अच्छा देते थे, वो सब करके काम चलाते रहते। पहली ही सभा के बाद हमारा रिश्ता क्लिक हो गया। हमें ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। बड़े फिल्मी कलाकारों का ये भी एक तिलिस्म होता है कि वे अपने अंदर के अपरिचय की चट्टान को अपनी ही शख्सियत की बारूद का पलीता लगाकर उड़ा देते हैं और सामने वाले को एहसास कराते हैं कि मानो हम तुम्हारे लिए ही बने हैं, और फिर रिश्ता खुल जा सिमसिम की तरह आग बाहर निकल आता है और साथ वाले को लगता है कि मैं ही इसका दोस्त हूं। ये अभिनय का भी तो एक तरह से कमाल होता है। हमें चुनाव प्रचार में कुछ दिन तक साथ रहना था। 7 सितारा जिंदगी जीने वाला वो आदमी पुरानी खटारा अम्बेसडर गाड़ियों में, जिनमें एयर कंडीशनर नहीं होता था, वो गाड़ी किसी तरह चलती थी, उसमें बहुत ही आसानी के साथ बैठता था और दिन भर हंसी ठिठोली करता, प्रचार करता, बातचीत करता चलता था। बात में ऐसा लगा कि वो खुल गया है। राजेश खन्ना का व्यक्तित्व वैसे भी खुला हुआ था। ये दुर्भाग्य की बात है कि उनको बहुत सी इस तरह की चीज़ों में पढ़ना पड़ा कि लोगों को उनके बारे में बहुत सी बातें करनी पड़ी। एक दिन हम सभा में जा रहे थे। राघवगढ़, राजगढ़ का, मालवा का और मध्य भारत का ये जो इलाका है, माफ करिएगा, बहुत दकियानूस इलाका है। और उस समय तो वहाँ कुछ भी, समझ लीजिए, विकास भी नहीं हुआ था, सड़कें तक नहीं थी। लेकिन राजेश खन्ना बेलौस होकर उसी तरह चलते थे। एक दिन चलते चलते कहा, कनक भाई, मैं बीड़ी पीना चाहता हूँ। मैं जब तक प्रचार करूंगा मुझे सिगरेट पीना मजा नहीं आ रहा है। मैं सिगरेट पीता हूं तो गांव वालों से नजदीक नहीं हो पाता। तो मैंने कहा, साहब मैंने तो कभी सिगरेट बीड़ी छुई नहीं है। तो कहे, जुगाड़ करो। तो हमें एक कोई कार्यकर्ता चला जा रहा था, उसको हमने रोका। वो समझ गया ये राजेश खन्ना है। दोनों तरफ सड़कों पर भीड़ होती थी, उनका प्रचार होता था, उनका नाम होता था। तो लोगों ने कहा कि राजेश खन्ना जी बीड़ी पीना चाहते हैं। तो लोग दौड़ पड़े कि साहब मेरा बीड़ी का कट्टा लीजिए, मेरा बीड़ी का कट्टा लीजिए, ये वाली बीड़ी सबसे अच्छी है, ये वाली बीड़ी सबसे अच्छी है। तो मैंने कहा, भाई माचिस भी दे दो, मेरे पास माचिस भी नहीं है। तो बीड़ी पिया। बीड़ी पीने के बाद उसका कश लिया और मेरे मुंह पर धुआं छोड़ दिया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले, इस गाड़ी में बैठे हो, खून पसीना एक कर रहे हो, दुनिया की धूप धूल तुम्हारे नाक में घुस रही है, बीमार पड़ जाओगे। ये इलाज है, तुमको बीड़ी पीना सीखना चाहिए। अगर तुमने बीड़ी सिगरेट नहीं पी तो राजनीति में कर क्या रहे हो? चलते चलते नाश्ता करना पड़ता था। राजनीति में मेरा अनुभव रहा है, जो है उनको मालूम है। एक गांव में गए, गिलास भर लस्सी पिला दी गई और हमने पी ली। और एक 10 मिनट बाद हम दूसरे गांव में गए, गर्म प्याला चाय का दिया गया, वो भी हमने पी लिया। तीसरे गांव में गए, कुछ खाने को मिला, वो भी हमने खा लिया। राजेश खन्ना को खाने पीने में नखरा करते मैंने बिल्कुल नहीं देखा। जो मिलता था खा लेते थे, जो मिलता था पी लेते थे और आगे चलते चले जाते थे। और धीरे धीरे कहते थे, यार यहाँ के समोसे, कचौरियाँ, पकौड़े तो बहुत टेस्टी हैं। एक फायदा तो कम से कम मुझे ये हुआ कि सब खाने को मुझको मिल रहा है। हरी मिर्च और प्याज के लच्छे उनको देता था उसके साथ कि आप इसको भी खा लो और बीड़ी पियो और हरी मिर्च खाओ और चलो। मेरा गला खराब हो जाता था।
मैं राजनीतिक भाषणों में बहुत जोश में आके बोलता था, वो उसके बिना वोट नहीं मिलते हैं। तो मैं गले में कोट के कुर्ते की जेब में मुलहठी रखता था और बीच बीच में मुलहठी चबाता रहता था, और धूल में नस लिपट जाए इसलिए उसको रूमाल में बांध के रखता था। तो राजेश खन्ना देखते थे तो कहते थे ये मुलहठी फेंक, बीड़ी का एक कश मार और ये मुलहठी फेंक, तेरा गला साफ हो जाएगा। मुझे किस आदमी के साथ बिठा दिया है, बिल्कुल साधु सन्यासी, न खाता है न पीता है, इसके साथ मुझे कर चलना पड़ता है। उसके बाद एक बात होती थी, हम जब एक बड़ी सभा में पहुंचते थे शाम को, तब खुल के बहुत सी बातें होती थी। एक बड़े घर में हम गए, एक बड़े कार्यकर्ता के घर में गए, जमींदार की तरह के थे। वहां करीब 200 कार्यकर्ताओं का भोजन हो रहा था। उसमें दिग्विजय सिंह भी थे, लक्ष्मण सिंह थे, मैं भी था, मेरी पत्नी भी साथ में गई थी, राजेश खन्ना भी थे। हम जमीन में पंगत में बैठ गए खाना खाने। खाना परोसा गया। मैं तो भोपाल में रहा हूं ना, मालवा में, मध्य भारत में भोजन का मतलब क्या होता है? अगर बहुत स्वागत करना है तो बाफला या बाटी, दाल बाटी बाफला और चूरमा, और जितना आपसे प्यार ज्यादा होगा उतना घी। बहुत अच्छा खाना खिलाने का शौक होगा उतनी लाल मिर्च, लाल मिर्च अगर ज्यादा लगे तो फिर घी। दाल बाटी चूरमा बाफला सब हमारे सामने रखा गया और कहा खाओ। दिग्विजय सिंह ने खाना शुरू कर दिया, वो तो अभ्यस्त हैं, चुनाव में वोट भी लेना था भाइयों को। कार्यकर्ताओं ने खाना शुरू कर दिया, उनके लिए बड़ा जश्न था। मैं, राजेश खन्ना और मेरी पत्नी तीनों बैठे हुए। बाफले का टुकड़ा हम मुंह में लेते थे, जरा सा रख लेते थे, दिखाते थे कि हम कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खाते नहीं थे। अचानक मुझसे नहीं रहा गया। मैंने घर के स्वामी को बुलाया और कहा भाई साहब ये सब्जी नहीं मिलेगी क्या खाने में? तो वो उनके चेहरे पर जैसे 9:15 बजते हैं, वो 8:20 हो गए मूंछों में। उन्होंने कहा कि सब्जी क्या होती है? मैंने कहा कि इस खाने में सब्जी नहीं मिलेगी तो खाएं कैसे? बोले आपको भोजन परोसा है, ग्रहण करिए। तो मैंने कहा राजेश खन्ना के कान में कि ये तो सब्जी अगर मुझे खाने नहीं मिलेगी भाई, तो मेरा कल ही पुनर्जन्म हो जाएगा। मैं कहाँ फंस गया मैं? राजेश खन्ना ने बोला देखो थोड़ा बेशर्मी करो, उनसे मांगो, ऐसे नहीं मिलता है। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आपके घर में कोई सब्जी है? तो उन्होंने जाके अपनी घरवाली को बुलाया, घूंघट में आई। उन्होंने कहा थोड़ी सी भिंडी पड़ी है, एक आध पाव। तो मेरी पत्नी तो होम साइंस की प्रोफेसर रही हैं, उन्होंने कहा फौरन उसको काटिए, उसमें हींग हल्दी मेथी वगैरह डालिए और 2 मिनट चलाइए कढ़ाई को और हमको लाके दे दीजिए। वो उस तरह सब्जी बनी और हमको लाके दे दी गई। अब वो मेरी थाली में रखी गई, मेरी परात में, पत्तल में रखी गई, क्योंकि मैंने मांगा था। तो मैंने उसमें से 1/3 सब्जी अपनी पत्नी की पत्तल में सरका दी। खाने के मामले में मैं उनको अर्धांगिनी नहीं कहता, तिहांगिनी कहता हूँ। मैं सब्जी का बार बंटवारा नहीं कर पाता। जब दे दिया तो राजेश खन्ना मेरे बाजू में बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तुम और तुम्हारी पत्नी खाओगे और मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा कल। तो मेरे पास जितनी सब्जी थी राजेश ने अपने आप में खींच ली और किसी तरह हम लोगों ने खाना खाया। दूर से दिग्विजय सिंह हमको देख रहे थे, उनका भाई भी हमको देख रहा था। वो समझ गए कि कोई गड़बड़ है। उन्होंने पूछा क्या बात है? मैंने कहा साहब ये हम नहीं खा सकते जो आप रोज खाते हैं। आपका हम चुनाव प्रचार करेंगे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दाना पानी आपकी तरफ से आना चाहिए। ये क्या खाना खाते हैं आप लोग? मध्य भारत के लोगों को खाना खाना सीखना चाहिए, राजनीति बाद में करिए। दूसरे दिन से दिग्विजय सिंह ने ऐसा प्रयास किया कि जब हम आखिरी बार शाम को रात को डिनर पे मिलते, बड़ी सभा होती, तो हमारे जी भर के हमको खाने को मिलता जो हम खाना चाहते थे। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा था। ब्यावरा में एक बड़ी सभा हुई, जो सबसे बड़ी सभा होती है, हजारों आदमी थे। राजेश खन्ना ने कहा यार अपने मन की भड़ास निकाल दे यहाँ पर, बहुत दिन से हम लोगों को खाने पीने में तकलीफ हुई है, बाद में खैर ठीक हो गया, तो तू कुछ बोल दे, लोगों को सिखा दे। तो मैंने उसमें भाषण दिया, भाइयों ये मध्य प्रदेश है, इसके पहले हम सीपी और बरार में थे। आप जानते हैं सीपी और बरार के समय से लेके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कहां से आए? हमारे छत्तीसगढ़ से आए। हमने रविशंकर शुक्ला दिया, हमने 3 बार श्यामाचरण शुक्ल को चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने मोतीलाल वोरा दिया, हमने 7 दिन का राजा नरेश चंद्र सिंह दिया।
द्वारका प्रसाद मिश्रा भी हमारे कसडोल से छत्तीसगढ़ के जब विधायक बने तब वो हमारे मुख्यमंत्री बने। हमने इतनी बार मुख्यमंत्री दिए आपको, आपके पास तो दिग्विजय सिंह मध्य भारत से पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कारण जानते हैं आप लोग? तो जैसा होता है चुनाव की सभाओं में, किसी ने मंचला ने पूछा, हाँ बताइए क्या कारण है। मैंने कहा उसका कारण ये होता है कि हम छत्तीसगढ़ वाले सब्जी खाते हैं और तुम लोग सब्जी नहीं खाते। अगर सब्जी खाना नहीं सीखोगे तो अगली बार दिग्विजय के बाद दूसरा सीएम आएगा, तुमको मुख्यमंत्री बनाने का मौका नहीं मिलेगा। राजेश खन्ना ने कहा, ठीक से बोल। मैं कहा क्या बोलूं? बोले वो उनको सिखा कि सब्जी खाना अगर सीखना है तो पहले लेडी फिंगर की सब्जी से खाना सीखो। उसमें लेडी भी होती है, फिंगर भी होती है। तो रोमांटिक बात नहीं करता है, सब्जी खाना सिखा रहा है। बहरहाल वो सभा हुई, किसी तरह से निपटे और खाने पीने का हम लोगों का जुगाड़ ठीक किया गया। खादी का कुर्ता, खादी का सफेद पजामा पहनकर हम लोग प्रचार करते थे। शाम तक वो धूल में इतनी धूल होती थी, मैं आपको बताऊं, अभी तो पता नहीं, ये पुरानी बात हो गई, मैं तो आपको 1994 की बात बता रहा हूं। उस समय कई जगह सड़क नहीं थी। हमने राजगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में पहली बार ये भी देखा कि हम चले जा रहे हैं, सामने एक चट्टान है। तो ड्राइवर से हमने पूछा कि हमको जाना कहाँ है। बोले चट्टान के उस पार। तुमको जाएंगे कैसे? बोला चट्टान पे चढ़ के। तो हम बिना सड़कों के चट्टान पे चढ़ के भी जाते थे, ऐसा भी हमको वहां पर देखने को मौका मिला। पूरा कपड़ा हमारा मैल से, गंदगी से, धूल से मटमैला होकर सल जाता था। लेकिन वारे राजेश खन्ना उस पर भी मुस्कुराते रहते थे। वो गलबहियां करते, इतने खुश होते थे और कहते थे यार बहुत मजा आ रहा है। ये तो रियल लाइफ से रियल लाइफ कितनी अच्छी होती है। मैं तो राजनीति में आ ही गया हूं और तुम बहुत किस्मत वाले हो और मैं भी किस्मत वाला हूं कि हमको ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं। किसी भी आदमी के पास रुक जाते थे, किसी से भी बात करने लगते थे, किसी के साथ भी फोटो खिंचाने में खड़े हो जाते थे। एक भी घटना उन दिनों नहीं हुई जब राजेश खन्ना के कारण कोई आदमी उनसे कभी नाराज हुआ हो, या किसी को लगा हो कि उनने बदसलूकी की है, या किसी को लगा उनने उपेक्षा की है। इस अजीम कलाकार ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि ऐसा लगता था कि यहाँ कोई मौसम खिल गया है त्योहारों का, जिसमें कि एक जननायक हमारे बीच में आया है और वो जनता के हर घर में जाना चाहता है, हर गरीब को अपने गले लगाना चाहता है, हर एक नौजवान की पीठ पर धौल मारना चाहता है। एक बार बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। मैं पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करता था, उसके बहुत पहले से भी करता हूं। विद्याचरण शुक्ल मेरे नेता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। विद्याचरण शुक्ल के कई चुनावों में मैंने बहुत प्रचार किया है। मेरे अंदर एक दुर्गुण है, उस दुर्गुण से मुझे 3 जगह फायदा हुआ। मैं पहले पढ़ाता था, फिर मैं वकालत करने लगा, फिर मैं सभाओं में भाषण देने लगा। तो वाचालता का जो एक दुर्गुण है वो कभी कभी सद्गुण हो जाता है। तो मुझे उस सद्गुण का लाभ मिला और मुझे कई सभाओं में बोलने के लिए थोक में बुलाया जाता था। एक झलप नाम का इलाका है रायपुर के आगे। एक बार हम भाषण देते देते झलप के कस्बे में पहुंचे, तो एक ढाबे में चाय पीने रुके। जब मैं चाय पीने वहां रुका तो मैंने, एक बच्चा था करीब 15-16 साल का, होटल बॉय जिसको कहते हैं, मैंने कहा बेटा हमको बढ़िया चाय पिला, गर्म बना के पिला। तो उसने कहा हाँ अंकल। वो समझ गया कि कांग्रेस की गाड़ी में झंडा लगा के आए हैं, कुर्ता पजामा इनका गंदा हो गया है, धूल भर गई है इनके चेहरे और सिर के ऊपर। वो समझ गया हम कौन है, प्रचार करके आ रहे हैं। मैंने देखा कि उस बड़े से ढाबे में एक कोने में एक दर्जी बैठा कपड़े से झंडे सिल रहा है। उसके पास में लाल रंग का, भगवा रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, ऐसे कई कपड़ों के थान रखे हुए हैं। उसमें से काटता जाता है और झंडा सिलता जाता है। सफेद रंग का एक भी थान वहां नहीं था। तो मैं समझ गया कि ये कांग्रेस का झंडा तो नहीं सिल रहा है। तो मैंने उससे धीरे से पूछा, दर्जी से, कि भाई साहब ये किसके झंडे सिल रहे हैं? इतना ऑर्डर आपको मिला है, इतना कपड़े आपके पास है, कहाँ से, कैसे? तो लड़का जो चाय लेके आ गया बोले अंकल ये क्या बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये अपने मन से किसी के ऑर्डर का झंडा नहीं सिल रहे हैं, इन्होंने किसी ने नहीं कहा, झंडा का ऑर्डर नहीं दिया इनको, ये अपने मन से सिल रहे हैं। जब ये सिल जाएंगे तो ये भगवा और हरे का जो खड़ा पट्टी का झंडा सिलेगा उसको बीजेपी के लोग उठा के ले जाएंगे, आड़ा होगा तो जनता पार्टी ले जाएगी,
हरे रंग का झंडा अगर सिल देंगे तो मुस्लिम लीग ले जाएगी, नीले रंग का झंडा है तो आप वो बहुजन समाज पार्टी ले जाएगी। ये अपने मन से इस तरह से करते हैं। तो मैंने कहा भाई मगर ये राजनीतिक पार्टियां अपना झंडा तो तय करती हैं। उस 15-16 साल के होटल बॉय ने जो कहा था वो जहन के अंदर आत्मा में वो वाक्य बैठा हुआ है। बोला अंकल, इन पार्टियों के झंडे ये तय नहीं करते, दर्जी तय करते हैं। वो कांग्रेसी परिवार का बच्चा था। ये चुटकुला मैंने राजगढ़ में सुनाया, खूब लोगों ने तालियां पीटी। ये इस तरह का व्यंग, इस तरह का सटायर लोगों को अच्छा लगा। जिस सभा में मैंने भाषण दिया और ये वाला किस्सा सुनाया, राजेश खन्ना को बहुत अच्छा लगा। राजेश ने बाद में कार में बैठने के बाद मुझसे कहा, कनक यार ये चुटकुला तुम अब नहीं सुनाओ, ये लतीफा मेरा हो गया, अब इस पर मेरा पेटेंट है और तुमको मेरी दोस्ती की कसम है, इसको तुम कभी नहीं सुनाओगे, भूल जाओ इसको तुम। मैंने कहा मैं भूल जाऊंगा, चुटकुले और मिल जाएंगे, लतीफे और मिल जाएंगे। बोले बेटा अगली सभा में देख मैं क्या करता हूं। अगली सभा में राजेश खन्ना ने मेरा चुटकुला अपना बना के सुनाया। उसमें झलक को महाराष्ट्र का कोई हिस्सा बता दिया और ढाबे को कुछ और बता दिया और वो पूरा किस्सा अपने ढंग से सुनाया। तो जितनी तालियां मेरे भाषण देने पर बजी थी उससे कई गुना तो राजेश के भाषण में बजी। फिर वहां से जब निकला बोला क्यों, है ना हम कलाकार। मैंने कहा हाँ गुरु, कलाकार तो हो। बोले अपनी लाइन हम ठीक से बोलते हैं और अब याद रखना ये चुटकुला, ये लतीफा अब तेरा नहीं रहा, अब मैं जितने दिन प्रचार करूंगा ये मेरा हो गया और अपना नाम इसके बीच में कभी नहीं लाना। अब मैं उस आदमी के बारे में आपको क्या चर्चा करूं, किस तरह की बात करूं। एक सभा में गए, वो जगह जगह डायलॉग बोलते थे, लोगों को तो अच्छा लगता था। जब जाके कहीं बोलते थे, एक आध जगह खड़े हो गए, भाषण देने के पहले ये पब्लिक है, तो लोग चिल्लाते थे ये सब जानती है। इतने में ही हमारा जो चुनाव प्रचार होता था वो पूरा हो जाता था कि राजेश खन्ना ने तो मुशायरा लूट लिया है, सिक्सर मार दिया है। एक जगह ये हुआ, कुछ पढ़े लिखे शैतान बच्चे भी होते हैं। एक ने कहा सर आपकी सबसे अच्छी फिल्म तो आनंद है। उन्होंने कहा होगी, बताइए। बोले वो आनंद वाला आखिरी का डायलॉग सुनना है। तो बोले मैं सुनाता हूं, अच्छा लगेगा आपको। तो हाँ साहब बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो खड़े हुए और जो आखिरी डायलॉग था उनके मरने की सीन का, आनंद फिल्म एक अद्भुत फिल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन को पहली बार जिंदगी में आगे आने का मौका मिल रहा था। लेकिन राजेश खन्ना के सामने तो उस फिल्म में कम से कम अमिताभ 19 थे, 21 तो हो नहीं सकते थे। राजेश के सामने तो कोई 21 नहीं हो पाता था। उन्होंने कहा मैं सुनाता हूं। अचानक सुनाते सुनाते उनको ख्याल आया मैं सुनाऊं कैसे, इस फिल्म में तो बाबू मोशाय भी हैं। जब बाबू मोशाय से मैं बातचीत करूंगा तब तो मेरे मरने का जो सीन है वो लोगों का हृदयंगम होगा, लोगों की समझ में आएगा। तो चारों तरफ देखा, मैं बाजू में बैठा था, तो मेरे कंधे पे हाथ मारा और माइक हाथ में था। बोले बाबू मोशाय उठो, और मुझे खड़ा कर दिया। ऊंचाई तो मेरी राजेश खन्ना से थोड़ी ज्यादा है, अमिताभ से थोड़ी भले कम है, लेकिन मैं खड़ा हो गया। अब उन्होंने कहा चलो उसको शुरू करते हैं। मैं फिल्में देखता नहीं, देखता भी हूं तो बहुत गंभीर फिल्में देखता हूं। आनंद फिल्म मैंने देखी थी, मुझे फिल्मों के डायलॉग याद नहीं रहते और अभिनय तो करना आता नहीं। तो राजेश ने कहा कि यहाँ पब्लिक है बेटा, वोट लेना है, बोलना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे तो मालूम भी नहीं है। बोले मैं तेरे को डायलॉग बताते जाऊंगा, धीरे धीरे बोलता जाऊंगा और अपना डायलॉग बोलते जाऊंगा, तेरे को बोलना पड़ेगा। अब वो आनंद फिल्म का किस्सा वहां पर शुरू हुआ। अब मैं उसको नहीं जानता कि वो क्या हमने किया था उस दिन, तो मैंने उसको भी नोट किया। राजेश ने कहा, आनंद ने कहा, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं। क्यों दोस्त बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं तो फिर डर किस बात का। तो बाबू मोशाय धीरे से कहते हैं आई एम सॉरी। फिर साहब ए बाबू मोशाय, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी है। चलो एक ही झटके में
आपसे तुम पर तो तुम उतर आए, कहो क्या ख्याल है। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बाबू मोशाय बनकर अपनी डायरी लिखी थी। और डायरी में लिखा था, आज मेरी मुलाकात दिल्ली के एक आनंद सहगल से हुई। ऐसा लगा जैसे तूफान घुस आया कमरे में। बात बात पर हंसी, बात बात पर मजाक, ये जानते हुए भी कि वो मौत के मुंह में है। हैरान हूं कि वो मौत पर हंस रहा था या जिंदगी पर। फिर राजेश खन्ना अपना डायलॉग बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा हूं बाबू मोशाय, बाबू मोशाय अच्छे यार हो तुम। मुझे वहां पिंजरे में डालकर खुद गायब, और बाबू मोशाय अगर मुझे वहां पर रखना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मैं वहां अकेले रहने वाला नहीं हूं। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे हो करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना भी रात ना दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलोगी मुझको। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पनाह उसे न तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। राजेश खन्ना चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए। कुछ दिनों के लिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं किस दुनिया में चला गया हूं। इतना बेतकल्लुफ इंसान, इतना प्यार से बात करने वाला आदमी, थोड़ी थोड़ी देर में गलबहियां कर लेता था। रास्ते में जो उसको कचौरी, समोसे, नमकीन, पकौड़े जैसे भी मिलते थे, पीछे की हमारी सीट पर वो पुड़िया ठंडी हो जाती थी, उसको भी वो आदमी खा लेता था। उसे कभी किसी बात की शिकायत नहीं थी। जब उसने मुझसे व्यंग किया कि बेटा, मेरी फिल्मों की हीरोइन पुष्पा तो तुझे अपनी जिंदगी में परमानेंट हीरोइन मिल गई है, तब मैंने राजेश खन्ना से पूछा था कि गुरु, तुम्हारे जीवन में सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पारिवारिक जीवन में इतनी विसंगति कैसे आ गई, क्या गड़बड़ी हो गई। मुझे राजेश खन्ना ने, ईमानदारी से कहता हूं, पूरी बातें बताई थी। लेकिन ये तो समझने की बात है कि मैं वो किसी को नहीं बता सकता। वो अपने दिल का पूरा दर्द उड़ेल के चले गए थे। उसके अंदर उनका अहंकार भी था, वो भी उसको स्वीकार करते हुए चले गए। लेकिन कभी भी वो बातें दुनिया को बताने के लिए अब नहीं हैं। मैंने उनसे जब कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी सूखी गुजार दी, यार गुरु तुम तो किस्मत वाले निकले, तो राजेश खन्ना ने कहा, बेटा कॉलेज में पढ़ते थे और अभी तक तुमको मैंने देखा है भाषण देते। जिंदगी में किसी चीज को पाना है तो झपट्टा मार के लेना पड़ता है, कोई देता नहीं है, मांगना नहीं पड़ता। मैं अपनी फिल्म, किसी भी फिल्म में किसी हीरोइन से प्यार नहीं मांगता था, मैं झपट्टा मार के प्यार लेता था। ये मेरा एक चरित्र बनाया है, सिनेमा ने मेरा एक चरित्र बनाया है, चाहे जैसा भी होगा। तो कुछ सीखो, बहुत सी बातें हैं, आज इतना ही काफी है। ये मैं मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल का जब अध्यक्ष बनूंगा, मैंने 2 साल बाद बना, तब मैंने राजेश खन्ना को एक बहुत बड़े कार्यक्रम में अपनी दोस्ती के कारण बुलाया था। और वो ये था कि खंडवा नाम के शहर को इस बात का गौरव है कि भारत की सिनेमा की इंडस्ट्री का, मौसीकी का बादशाह किशोर कुमार उनका बेटा है। मैंने किशोर कुमार की स्मृति में खंडवा में हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन के रहते 200 मकानों का एक संकुल बनाया था। उसे किशोर कुमार के याद में किशोर कुमार कॉलोनी, किशोर कुमार किशोर नगर, उसका हमने नामकरण किया था। उसके मुख्य अतिथि बनकर राजेश खन्ना आए थे। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा, आपका समय खराब किया तो माफ करिएगा।